ये हुआ 6। ठीक है भाई, अब ये दोनों 6 और 6 जो है वो पैरेलल में है, आगे बना देते हैं। अब इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो आंसर होगा आपका हाफ। सो डायग्राम देखते हैं, इट इज 45, देन इट इज 12 एंड इट इज 3। ठीक है भाई यहां तक। अब अगर मैं देखूं इस बैटरी से कितनी करंट आ रही है, सो अगर मैं बैटरी से करंट निकालना चाहूं तो ये आएगी I equals to 45, 12 and 3 is 15, तो इट इज 3 एम्पियर। ठीक है भाई यहां तक। सो डायग्राम को एक बार और ड्रॉ करते हैं जिससे कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो गायब ना हो जाए। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है यहां तक। और फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो यहां पे था हमारा 45, फिर हमारा था 12, फिर था 6 और आगे है 2 और फिर है हमारे 4 आ गए। ठीक है यहां तक। और इस I की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, सॉरी अभी I की वैल्यू नहीं आई है, अभी तो हमने सिर्फ सोर्स के थ्रू करंट निकाली है ये। और यहां से कितनी करंट छूट रही है, 3 एम्पियर। ठीक है, अब चेक करते हैं जो 45 और 12 है वो तो सीरीज में है, और जब सीरीज में है तो कोई करंट डिवाइड नहीं होगी। अब करंट डिवाइड नहीं होगी तो करंट कहां से डिवाइड होगी, करंट जो है इस पॉइंट से डिवाइड होगी। अब इधर 4 और 2 6 लगे हुए, इधर भी 6 लगा हुआ है, तो इक्वल वैल्यू में के अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो आंसर होता है आधा। बट सॉल्व कर लेते हैं। I इक्वल्स टू 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई अपोजिट प्लस द सेम, एंड सेम इज व्हाट 2 प्लस 4, 6 1 जा एंड ये 12 हो गया है, द 2 जा, सो इट इज 1.5 एम्पियर। ठीक है यहां तक। सो दिस इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट। देख लीजिए अगर यहां तक कोई दिक्कत हो। सो इट इज 1.5 एम्पियर। नाउ अगर हम यहां पर बात करें तो अगर हम देखें V बाई I का रेशियो या I बाई B जो भी निकालना चाहें और I बाई B, तो अगर मैं B बाई I का रेशियो देखूं तो B कितना है हमारा, वोल्टेज एक्साइटेशन कितना है 45 और करंट कितनी है 1.5, सो इट इज 30, सो दिस रेशियो इज 30। सो V बाई V डैश अपॉन I डैश भी बराबर रहना चाहिए। अभी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, V अपॉन I का जो रेशियो है वो आ गया 30, इक्वेशन नंबर 1। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर सेकंड। तो स्टेप नंबर सेकंड देखते हैं क्या होगा हमारा। अब जरा स्टेप नंबर सेकंड में ध्यान रखिएगा क्या बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो होंगे आपके अवेलेबल होंगे वो 2 ऑप्शन होंगे। उन दोनों ऑप्शन में एक, सपोज मैं आपको ऑप्शन का तरीका बताऊं इन जनरल कैसे आते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन। सपोज आपके आंसर है 1 एम्पियर, -1 एम्पियर, 2 एम्पियर और -2 एम्पियर। तो मीनिंग क्या है, 2 ऑप्शन होंगे, उनकी पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और नेगेटिव वैल्यू भी होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू डालने का चक्कर क्या है यहाँ पर, वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो है मैक्सिमम लोग जो है इसकी पोलैरिटी जो है गलत ले जाते हैं। वो आंसर तो ले आते हैं पर उन्हें पोलैरिटी का रूल पता ही नहीं कि पोलैरिटी कैसी लेते हैं। तो पोलैरिटी को जरा आप सेकंड स्टेप में सीख लीजिए कि आपको आंसर एग्जैक्टली प्लस लेना है वहां पर या एग्जैक्टली माइनस लेना है। तो देखिए अब करते क्या है, हमें सेकंड स्टेप में मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें जब हम एक्साइटेशन और रिस्पांस की पोजीशन जो है हम चेंज करेंगे तो हमें जहां आउटपुट है वहां ऐसा वोल्टेज सोर्स लगाना है जिससे कि करंट की डायरेक्शन जो है बिल्कुल एज इट इज रहे जैसे कि थी पहले स्टेप में थी। फिर से सुनो ध्यान से, हमारा ये रहा आउटपुट, ये क्या रहा आउटपुट, ये क्या रहा इनपुट। ठीक है यहां तक। तो हमें जहां अब इनपुट लगाना है, इनपुट में ऐसा सोर्स लगाना है जिससे कि करंट की डायरेक्शन कैसी रहे, सेम रहे जैसे कि ओरिजिनल क्वेश्चन में थी। ये बात समझ में आ गई ना। तो अब हम बनाते हैं अपना डायग्राम। देखो ये रहा हमारा 6 ओम, ये रहा 2 ओम, अब ये रहा 4 ओम। अब 4 ओम में देखो करंट कहां से कहां जा रही थी, डाउनवर्ड जा रही थी। तो हम सोर्स कैसा लेंगे, इस तरीके से सोर्स लेंगे कि इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। 45 और 4। अब मैंने क्या कहा था, जब भी जो टारगेट ब्रांच है अगर उसमें वोल्टेज सोर्स आएगा तो वो सीरीज में आएगा, और सपोज ये क्वेश्चन करंट सोर्स का होता तो करंट सोर्स कैसा आता, पैरेलल का आता। ये मीनिंग था वो जो लिमिटेशन वहां लिखाई थी मैंने। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं बात करूं, हमारा एक चीज रह गई 12 ओम, 12 ओम। ठीक है यहां तक।
नाउ दिस इज 12। अब अगर हम बात करें इस 45 वोल्ट की बैटरी से अगर करंट चलेगी तो करंट इसी डायरेक्शन में चलेगी, कुछ इधर जाएगी, तो जो I डैश की डायरेक्शन है वो ये होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। यही चीज मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इस थ्योरम का यही है कि जो टारगेट ब्रांच है जिसमें करंट जिस डायरेक्शन में है और हम जो एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजिशनों को जब हम चेंज करेंगे तब जो बैटरी की पोलैरिटी है उस तरीके से कनेक्ट करनी है जिससे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी रहे, सेम रहे। ये बात क्लियर हो गई ना? हाँ, अभी और 2-3 न्यूमेरिकल में देखेंगे तो ये बात बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएगी। अब क्या करते हैं भाई, अगेन इस I डैश को सॉल्व करने के लिए मेरे पास फिर वही मेथड है, मेथड टू सॉल्व दिस I डैश। अब ये आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सा मेथड उठाते हो। ठीक है, तो मेथड 1 जो है वो मैश है, मेथड 2 जो है वो नोडल है, और जो मेथड 3 है वो है करंट डिवाइडर। मैं फिर से करंट डिवाइडर को यूज करूंगा। ठीक है यहां तक। अगर मैं बात करूं, हमारा पहले स्टेप का डायग्राम ये रहा, मैं बाकी सब कुछ इरेज कर दे रहा हूं। जस्ट सी द सेकेंड स्टेप, बाकी मैंने सारे स्टेप अब मिटाई दे रहा हूं, मुझे सही है सिर्फ फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। नाउ अगर अब मैं देखूं यहां से मुझे इस बैटरी के थ्रू कैसे भी करंट पता चल जाए तो मैं करंट डिवाइडर लगा के इसका आंसर निकाल लूंगा। तो अगर मैं अब यहां से देखूं, ये 12 और 6 जो है वो पैरेलल में है, 12 और 6 किस में है, पैरेलल में है। तो 12 और 6 का पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 2 के साथ, 2 और 4 के साथ कैसा आएगा, सीरीज में आएगा। तो मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की सेकंड स्टेप की। देखिए यहां तक। अगर मैं बात करूं इट इज 12 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वो यहीं आएगा। फिर है हमारे पास 2 ओम, फिर है हमारे पास 4 ओम, और इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है सीरीज में। ठीक है यहां तक 45 वोल्ट की। तो हम पहले 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें। 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा 18 होगा, 6 3 जा 4, तो ये आंसर होगा 4 यहां तक। ठीक है यहां तक। अगर यहां से देखें ये हो गया 4, तो ये सिंपल सीरीज सर्किट है, और सिंपल सीरीज सर्किट में हम मूंछरा लगा के बैटरी इसके थ्रू करंट निकाल सकते हैं। I इज B बाई R से देखें 45 डिवाइड बाई 8 और 2 10। ठीक है यहां तक। मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, 5 9 जा 5 2 जा, आंसर आ गया 4.5 एम्पियर। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में अगर बात करूं तो जो बैटरी है वो कितनी करंट प्रोवाइड करा रही है, 4.5 एम्पियर। बट मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किस चीज से है, मुझे मतलब है कि I डैश कितना होगा। तो I डैश निकालने के लिए मैं फिर करंट डिवाइडर लगा रहा हूं। देखिए जो I डैश चाहिए मुझे। नाउ I डैश कैसे निकलेगा, 12 ओम में 4.5 का कितना पार्ट जा रहा है वो निकालना है। तो उसके निकालने में करंट डिवाइडर लगाता हूं। सोर्स करंट है 4.5, अपोजिट जो रेजिस्टेंस है वो है 6, और डिवाइड बाई करते हैं 6 + 12। ठीक है यहां तक। 6 1 जा 6 3 जा। ठीक है, क्योंकि ये 18 हो गया। अगर मैं बात करूं ये हो गया 1.5 एम्पियर, क्योंकि 4.5 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 ही आएगा I डैश। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं सेकंड स्टेप के नीचे देखो कि अगर मैं B बाई I का रेशियो लेता हूं, देखिए यहां पर B डैश अपॉन I डैश का अगर मैं रेशियो लेता हूं तब कहानी क्या होगी देखते हैं। If you see this thing, B dash is how much, 45, and what is I dash? I dash is 1.5. If you see, this is 30. देखिए पहले स्टेप से जो आंसर आया था वो आया था B बाई I का रेशियो 30 आया था। अब अगर मैं देखूं B डैश अपॉन I डैश का भी आंसर कितना है, 30। ये प्रूव हो गया कि किसी भी थ्योरम किसी नेटवर्क में, अब मैं जरा फिर से जो स्टेटमेंट था उसको रिवाइज करा दे रहा हूं, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते इतना क्लियर नहीं होगा, बट न्यूमेरिकल की हेल्प से बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क एक्साइटेड विद सिंगल सोर्स, द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स रिमेन सेम if we interchange the position of excitation and response। तो मीनिंग क्लियर हो गया कि किसी भी एक ऐसा सर्किट जिसमें लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क लेटरल एलिमेंट्स हैं और उसमें सिंगल एनर्जी सोर्स है, तो रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट या इनपुट अपॉन आउटपुट जो है वो सेम रहता है अगर हम इनपुट और आउटपुट की पोजिशनों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और इस थ्योरम का क्या नाम होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो और रेसिप्रोसिटी थ्योरम में जो मेन
चीज है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, वो ये देखना है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट डायग्राम में जो क्वेश्चन का गिवन डायग्राम है उसमें करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है, तो जब हम एक्साइटेशन और रिस्पांस की पोजीशन चेंज करेंगे तो बैटरी या सोर्स इस तरीके से लगाएंगे कि जो करंट की डायरेक्शन पहले डायग्राम में थी वो एज इट इज रहे। यही मेन बात है इस थ्योरम की। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। और वैसे तो मैं आपको एक बात और बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत इजी ट्रिक है, और ये इजी ट्रिक अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने एक डिजाइन किया है आप ही के लिए, क्या है, सेम क्वेश्चन था बट आई एम चेंजिंग योर ऑप्शन, आई एम चेंजिंग योर ऑप्शन। यूज फिगर ए, यूज फिगर ए टू फाइंड, यूज फिगर ए to find current in figure B, use figure A to find current in figure B। देखते हैं क्या है फिगर A और फिगर B। So we have 45, 12, सेम क्वेश्चन है वही, 6, 2 एंड यहां पर है 4 और ये I है और ये फिगर A है। ठीक है यहां तक। अब अगर आगे मैं बात करूं तो फिगर B जो है वो ये है आपका, फिगर B में ये है 12, इसको मार्कर, तो ये रहा 12 हमारा, और इसके आगे है 6, फिर है 2, और फिर मैं आगे बात करूं तो ये है 4, और फिर है हमारे आगे 90, और हमसे पूछा है ये करंट क्या होगी। मेरे पास ऑप्शन जो है वो है, देखिए क्या होंगे। सो अभी हमने देखा था पहला आंसर है 1.5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है -1.5 एम्पियर। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 3 एम्पियर, और अगला ऑप्शन है -3 एम्पियर, अगला ऑप्शन जो है -3 एम्पियर। ठीक है यहां तक। सो अब जो काम की बात है वो देख ले, एक हमारा रेजिस्टेंस अभी रह गया है, ये है 4 ना। अब देखो इस क्वेश्चन को जो है इतना जो अभी हमने किया है वो उतने लंबे प्रोसीजर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, बट एक पार्ट जरूर है, ये पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट हमें एक बार सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अदरवाइज और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का फिर से। सो अभी अगर आपने देखा था, मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप बना रहा हूं, 45 एंड दिस इज 12 ना, ये हो गया 6 और 6 पैरेलल में है, तो आंसर यहां पर आ गया 3। ठीक है यहां तक, ये हो गया 3। तो ये इस बैटरी से कितनी करंट छूट रही है वो निकाल लेते हैं, ISB/R से, तो ये हो गया 45/15, 3 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो इस बैटरी से कितनी करंट छूट रही है, ये वैल्यू हो गई आपकी 3 एम्पियर। ठीक है यहां तक, तो इस बैटरी से कितनी करंट छूट रही है, 3 एम्पियर। ओके, अब देखो जो हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ी थी उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मीनिंग क्या था, रेशियो ऑफ B/I इज कांस्टेंट, यही तो कहा था रेसिप्रोसिटी थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो रेशियो ऑफ B/I रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है, देखिए V आपका है 45 और करंट कितनी है 3 उस समय। अब जो वोल्टेज है वो 90 हो गया है, अब करंट क्या होगी यही तो निकालना है। ये बात समझ में आ रही है। सो अगर आप देखें 45 टू जा, ठीक है यहां तक। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, I डैश इक्वल्स टू 6, सॉरी ऑप्शन मेरे जो ऑप्शन है वो थोड़े से चेंज लेने पड़ेंगे आपको। ये 6 एम्पियर है और यहां पर है -6 एम्पियर। ठीक है,
सो यहां से मुझे ये कंफर्म पता चल गया जो आई की वैल्यू वो 6 होगी, बट यहां से मुझे ये नहीं पता चला है कि जो आई है ये है 45। एक मिनट हम चेक कर लें, कुछ गलती तो नहीं की है ना, सॉरी, ओह वेट, यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अभी एक्चुअली हमने क्या है, हमने सिर्फ बैटरी के थ्रू करंट निकाली थी यहाँ पे, ये तो जो है बैटरी के थ्रू करंट थी भाई, ये 3 एम्पियर है। तो ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही रहेंगे, ऑप्शन बिल्कुल सही थे, ऑप्शन सही थे हमारे, ऑप्शन थे हमारे 3 एम्पियर और -3 एम्पियर, बिल्कुल सही थे वो ऑप्शन, ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी, हमने ये जो करंट है वो यहाँ मान ली थी ना, यहाँ से बैटरी से कितनी करंट आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है, तो इस 3 एम्पियर का यहाँ पे कितना पार्ट जा रहा है वो निकालना था। सो करंट डिवीजन लगा ले, 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 दैट इज 12, so 2 it is 1.5 ampere, sorry, so it is I is 1.5 ampere। now अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, रेशियो ऑफ V बाई आई, द रेशियो ऑफ B बाई आई इज सेम, यही तो कॉन्सेप्ट था, जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे स्टेटमेंट था, तो रेशियो B बाई आई रिमेन सेम। तो देखते हैं हमारा जो वोल्टेज था वो 45 था, करंट कितनी आई है 1.5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट में है, वो वोल्टेज कर दिया है 90, अब करंट क्या होगी वही निकाल लें। सो अब हम अगर देखें यहां से 2 टाइम्स एंड आई डैश इज 3 एम्पियर, बट प्रॉब्लम क्या है, इधर रेसिप्रोसिटी की ये ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि बच्चे आंसर तो निकाल लेते हैं बट ये ही समझ में नहीं आता प्लस मारना है कि माइनस मारना है। तो अब चेक करते हैं, हमारा जो ऑप्शन है ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब हमारे पास 3 भी अवेलेबल है और -3 भी अवेलेबल है, तो +3 लें या -3 लें, क्वेश्चन अब ये है यहाँ पर। तो अब जरा चेक करते हैं, जब 45 यहां लिया था तो करंट की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, तो यहां पर जो एक्चुअल में वोल्टेज है, एक्चुअल में जो वोल्टेज है वो आना चाहिए था ऐसे, एक्चुअल वोल्टेज जो है वो 90 वोल्ट आना चाहिए। अगर 90 वोल्ट होगा, अगर ये 90 वोल्ट होता तो जो आई डैश की वैल्यू है वो आती +3 एम्पियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ओरिजिनल क्वेश्चन में करंट जिस डायरेक्शन में है, जब हम रेशियो, जब हम एक्साइटेशन रिस्पॉन्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पे चेंज नहीं होनी चाहिए थी, बढ़िया तो चेंज हो गई, तो इसलिए आंसर जो होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आंसर +3 होता, बट यहां जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। चेंज होने की वजह से इस आंसर में क्या लगेगा, -3। ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई, ये मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मेन मैंने बताया ना, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरीके से होगा। देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं ऑन द रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारा, देखते हैं 3rd क्वेश्चन ऑन द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। देखिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 3rd ऑन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, क्या लिखा हुआ है भाई, यूज द डेटा, यूज द डेटा ऑफ द फिगर ए, of the figure A, use the data of figure A, stop the current in the current I in the circuit, the current I in the circuit of the फिगर B, और द फिगर B, और आपके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखते थे, ऑप्शन है आपके -2 एम्पियर, अगला जो ऑप्शन है वो है +2 एम्पियर, अगला जो ऑप्शन है -4 एम्पियर, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है +4 एम्पियर। तो देखो मैंने पहले ही कहा था, ऑप्शन जो होंगे पॉजिटिव वैल्यू में भी होंगे और नेगेटिव वैल्यू में भी होंगे। सो डायग्राम और ड्रा कर लेते हैं भाई, हमारा क्या क्या डायग्राम है, देखते हैं डायग्राम। सो इट इज 10 वोल्ट, अगला है R1,
10 वोल्ट R1, फिर है हमारा R4 एक है, देन अगला है हमारा R3, ये हो गया R3, और फिर है हमारा यहाँ पर 2 एम्पियर। और अगली बात करें तो R1 हो गया, R3 हो गया, R4 रह गया हमारा R2, सी रहा हमारा R2। ठीक है यहां तक। सो ये हो गया आपका फिगर ए। नाउ फिगर बी क्या है वो देखते हैं। सेम डायग्राम है, इट इज R2, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R1। आगे जो है हमारा वो होगा R3, ये रहा R3, और आगे हम बात करें ये रहा हमारा R4। इसके बाद जो है यहां पर क्या किया है, यहां पर जो है 20 वोल्ट का एक सोर्स लगा दिया गया है, और यहां पर जो है हमसे करंट पूछी गई है, और करंट की डायरेक्शन है ये करंट की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, आई की वैल्यू क्या होगी। ये रहा आपका फिगर नंबर बी। तो पहचानिए भाई क्या क्वेश्चन है हमारा। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट फिर मैंने कहा था अगर आप गलती करेंगे तो आपका नेगेटिव में मार्क्स आ जाएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट के साथ रहेंगे तो क्वेश्चन में नेगेटिव होने का कोई मार्क्स होने का कोई चांस नहीं है। तो मैं अगर ओरल आंसर बात करूं, 10 वोल्ट पर 2 एम्पियर है तो 20 वोल्ट पर 4 एम्पियर होगा। कैसे वो पहले तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक समझिए। जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लीनियर एलिमेंट्स हैं। लीनियर एलिमेंट्स में क्या मैंने बताया था, जितने में इनपुट से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं, यहां देखिए सोल्यूशन में ट्रिक भी है इसकी। सोल्यूशन में क्या ट्रिक है, अगर आपने देखा वो लीनियरिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी, यही पढ़ा था। और होमोजेनिटी का मतलब क्या था, स्केलिंग। अगर आपको याद हो स्केलिंग, और स्केलिंग का मतलब था कि जितने से अगर हम इनपुट में किसी के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में भी उतने के से मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं, देखो पहले तो मैं ट्रिक से आंसर बता रहा हूं, ये ट्रिक है मेरी। ट्रिक का मतलब क्या है, देखो 10 वोल्ट पर जो है वो है 2 एम्पियर, तो 1 वोल्ट पे कितनी होगी 2/10। हमारा वोल्टेज कितना हो गया 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट पे कितना होगा 2/10 गुणा 20। ठीक है, तो देखो ये होगी एप्टीट्यूड कैसे कहते हैं, जैसे 4 एम्पियर। तो ये बात समझ में आ गई ना ट्रिक। सो ट्रिक से आंसर तो आ गया 4 एम्पियर, बट हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए रेसिप्रोसिटी से। तो अब मैं निकालता हूं इसका आंसर रेसिप्रोसिटी से। तो रेसिप्रोसिटी से समझिए क्या है, पहले हमारा V1 जो है V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 लिख देते, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या है, द रेशियो ऑफ V by I रिमेन सेम इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। तो पहले रिस्पॉन्स यहां था और एक्साइटेशन यहां था। नाउ अब एक्साइटेशन यहां है और रिस्पॉन्स कहां है, यहां है। ठीक है, सो अगर बात करें तो हमारा पहले V1 जो है वो 10 है और एक्साइटेशन कितना है 2। ठीक है, अब जो आउटपुट हो गया है वो इनपुट हो गया है 20 हो गया है, तो I2 क्या होगा, और I2 बराबर है क्वेश्चन में I। सो 2 तो I2 की वैल्यू जो I2 बराबर I है वो आ गया 4 एम्पियर। अगर 4 एम्पियर आ गया है, अब परेशानी क्या खड़ी हो गई हमारे सामने, परेशानी हमारे सामने एक ही खड़ी हुई है कि हमारे सामने ये पहले दोनों ऑप्शन तो कट गए, और सबसे बड़ी जो मुसीबत है इस क्वेश्चन की, या तो +4 होगा या -4। प्लस और -4 में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो आंसर गलत कर जाते हैं, बट अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपके क्वेश्चन का आंसर 101% ठीक निकल के आएगा। अब देखिए जरा, यहां पर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर जब हम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो इस ब्रांच में हम उस तरीके का वोल्टेज सोर्स लेके आएंगे जिससे कि करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। तो हमें कैसा लाना चाहिए था, हमें लाना चाहिए था ऐसा। कैसे लाना चाहिए था, अगर ये होता तो आंसर की वैल्यू होती +4 एम्पियर। ठीक है, बट हमने जो वोल्टेज सोर्स ले रखा है वो अपोजिट पोलैरिटी का ले रखा है, और इन जनरल जो एग्जामिनर है वो ऐसा ही करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा
वो बहकाने की कोशिश करते हैं कि आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो अब चेक करते हैं हमने पोलैरिटी कैसे ली है, उल्टी ली है। जब पोलैरिटी उल्टी ली है तो आंसर में क्या लगाएंगे, माइनस। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो ये होगा हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के। ना स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 4th न्यूमेरिकल जो है हमारा क्या है। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन देखेंगे इन पे, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो हमारा जो 4th क्वेश्चन है रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे, वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखें क्या आता है इसका आंसर। सो ऑन द रेसिप्रोसिटी थ्योरम द 4th क्वेश्चन इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम is applicable to a network। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका, स्टेटमेंट नंबर 1 है containing R, L and C elements। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है हमारा which is initially not a relaxed system, which is initially not a relaxed system। थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि having both dependent and independent sources then which of the above is are correct। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था हमारा। ना ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, अगला जो ऑप्शन है हमारा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा है सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड डी पार्ट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नाउ रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ए नेटवर्क। नाउ अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट था रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वैलिड फॉर द लीनियर एलिमेंट्स एंड इनिशियली रिलैक्स सिस्टम व्हिच इज, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर लिमिटेशन को उठा के हम लोग देखें तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो आर एल सी के लिए लगती है, क्योंकि आर और एल सी लीनियर भी होते हैं, बाइलेटरल भी होते हैं और इनिशियली रिलैक्स भी होते हैं, व्हिच इज इनिशियली नॉट रिलैक्स। तो ये तो गलत है। अगली बात करते हैं हैविंग बोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये भी बात गलत है। जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज की लगती है, अगर डिपेंडेंट सोर्स होगा तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगेगी। सो अगर ये भी गलत है तो बचा कौन सा ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है यहां तक, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारी जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो खत्म हुई। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम लोग पढ़ेंगे मिलमैन्स थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज द मिलमैन्स थ्योरम।